गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना एक भयंकर वायरस है जिसके कारण पूरे विश्व में लगभग 2,70,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसलिए इस भयंकर वायरस से अपने आप को बचाएं, घर पर रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, बाहर से कुछ भी सामान लेने की कोशिश न करें। यदि मजबूरी में कोई भी सामान आपको बाहर से लेना पड़ता है तो उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज करें। तो प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई बाधित न हो इसलिए माननीय डीईओ कैथल श्री विजेंद्र नरवल जी, माननीय बीईओ कलायत श्रीमती प्रणीता माधोक जी, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल जी ट्रिपल खडालुआ डॉक्टर प्रद्युमन भल्ला जी के आदेशों से आपकी ऑनलाइन कक्षाएं चली हुई हैं। आशा है आप इन कक्षाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और अपना काम समय पर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं विज्ञान पाठ 10 की छठी वीडियो में मैं विजेंद्र सिंह, विज्ञान अध्यापक जी ट्रिपल खडालुआ, आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पहली 5 वीडियोज में हमने प्रकाश का परावर्तन के नियम, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार तथा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब तथा प्रतिबिंबों की स्थिति व प्रकृति पर विस्तार से चर्चा की थी। आशा है वो सभी वीडियोज आपने ध्यान से देखी हैं तथा साथ साथ जो आपको पढ़ाया गया है, जो सिखाया गया है, उसको आपने अपने कॉपियों में भी नोट किया है। तो पाठ्य वस्तु को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों, जैसे हमने सीखा था कि परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं अपवर्तन की, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यानी कि जैसे हवा है हमारे पास, दूसरे माध्यम में जाती है। जैसे यहाँ पर कांच है अपने पास, हवा से मान लिया कि कांच में जाती है, तो जानी तो वो सीधी चाहिए। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण आई, जानी तो वो यहाँ पे सीधी चाहिए थी, लेकिन वो सीधी नहीं जाती, इधर या उधर, मतलब कहीं भी वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। तो इस तरह अपने रास्ते से मुड़ जाना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो परिभाषा में सिंपली आपने 2 बातें याद रखनी है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, और दूसरी बात क्या है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं भाई, क्या लिखेंगे हम, प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, अपने पथ से विचलित हो जाना, अपने पथ यानी कि रास्ते से विचलित होना, विचलित मतलब मुड़ जाना, मुड़ना कह लो आप इसको, विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक
लाइन है, इस लाइन से इधर एक माध्यम है, इस लाइन से उधर दूसरा माध्यम है। तो ये माध्यम पहला है अपना M1, ये माध्यम दूसरा है अपना M2। तो प्रकाश की किरण हमारी यहाँ पर टकराती है। तो जब प्रकाश की किरण यहाँ पर टकराती है तो ये अपना अभिलंब है। तो दो बातें होती है, जानी तो ये सीधी चाहिए, लेकिन या तो ये इधर मुड़ जाती है या ये इधर मुड़ जाती है। वो इसके नियमों पर निर्भर करेगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनके प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने रास्ते से मुड़ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो दो ही बात याद रखनी है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो जिस तरह परावर्तन के दो नियम थे, उसी तरह अपवर्तन के भी हमारे क्या है? दो नियम है। अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। जिस तरह परावर्तन के दो नियम थे अपने, उसी तरह क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम बिल्कुल सेम है जैसे उसमें था परावर्तन में, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब जो किरण टकराती है, आपतित किरण। उसके बाद है ये अभिलंब है अपना अपवर्तित किरण। ये मुड़ने के बाद जो किरण मिल गई हमें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तथा ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये अभिलंब है अपना आपतन बिंदु पर अभिलंब एक तल में होते हैं। एक तल में होते हैं। एक तल का मतलब क्या है कि यदि हमारी आपतित किरण इस ब्लैक ग्रीन बोर्ड के ऊपर है, अभिलंब भी इसी बोर्ड के ऊपर है, तो अपवर्तित किरण इनके ये अपवर्तित किरण है जो, ये भी इसी बोर्ड के ऊपर होगी। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण यहाँ पर है, अभिलंब यहाँ पर है और वो किरण यहाँ से निकलकर भाग जाए या बोर्ड के अंदर की तरफ चली जाए। तो कहने का मतलब क्या है? ये तीनों किरणें क्या है? एक प्लेन में होती है। एक प्लेन का मतलब क्या है? एक तल के ऊपर होती हैं। तो जैसे हमने परावर्तन में किया था, आपतित किरण, ये अपनी आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और यहाँ पे अपवर्तन के बाद जो मिली है उसको क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये हमारा क्या है? अभिलंब। क्या होते हैं? तीनों एक तल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है? यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से, बताया था मैंने विरल क्या होता है, सघन क्या होता है। विरल क्या होता है? जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं जैसे हवा है। और सघन क्या होता है? जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं जैसे कांच है। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से, या हम इसको ऐसे ज्यादा नहीं बड़ा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
तथा इसका उल्टा है भाई, उल्टा क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि उल्टा, सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से परे हट जाती है। अभिलंब से परे हट जाती है। अभिलंब से परे हट जाती है। तो इसको चित्र से मैं दिखाता हूं, दूसरे नियम को। इसका चित्र आप नीचे बना लेना, ये कि जैसे माध्यम को अलग करने वाली लाइन है अपनी, और ये अभिलंब है, उसी तरह ये माध्यम को अलग करने वाली लाइन है और ये अपना अभिलंब है। तो यदि इधर हवा है, हवा क्या होती है? विरल माध्यम, और इधर क्या है? कांच। कांच क्या होता है? सघन माध्यम। यानी कि ये क्या है? अपना विरल माध्यम, और ये क्या है? अपना सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब है अपना, तो वो अभिलंब की ओर, यानी कि जानी सीधी चाहिए थी लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि जानी वो सीधी चाहिए थी लेकिन वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि इधर मुड़ जाती है। और यदि हम उल्टी बात करें, ये अपना क्या है? कांच है, तो कांच क्या हो गया? सघन माध्यम, और ये हमारी हवा है। हवा क्या होती है? विरल माध्यम। तो जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब, ये प्रकाश की आपतित किरण है आपकी, तो ये आपतित किरण क्या है? ये अभिलंब है। अभिलंब ये इसका सीधा रास्ता था, तो ये सीधा जाने के बजाय अभिलंब से परे हट जाती है, यानी कि ये इधर मुड़ जाएगी। तो ये हमारा दूसरा नियम था। तो इसको यदि हम ध्यान से देखें, ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे आपतन कोण हो गया I, और ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण हो गया R। तो इसके एक रिलेशन होती है जो हम बाद में करेंगे, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आपने दोनों नियम है जो अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं कि जो हमारा पारदर्शक माध्यम था उसमें सबसे पहले है अपने पास लेंस किसे कहते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस, लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस क्या होता है? सिंपली बात है भाई, अपने पास ये लेंस है, जैसे उत्तल लेंस है अपने पास, या ये अवतल लेंस है, या ये ऐसे भी हो सकता है, एक सिरा इसका प्लेन हो और एक सिरा ऐसे हो, या ये भी ऐसे हो सकता है, एक प्लेन हो और एक हमारा ऐसे ऐसे हो। तो ये सभी क्या होते हैं? लेंस होते हैं। तो यदि हम इसको परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा में दो शब्द है बस। पहली बात तो ये लेंस जो भी होते हैं, जैसे अपने पास ये एक लेंस है, तो लेंस क्या होते हैं? पहली बात तो इसके आर पार हम देख सकते हैं, यानी कि पारदर्शक माध्यम होता है। कैसा होता है? पारदर्शक, पारदर्शक माध्यम होता है। और दूसरी बात क्या है कि जो इसका तल है, जो ये तल है, जो इसका या तो एक तल, जैसे इसमें एक तल वक्र है, या दोनों तल, ये दोनों तल इसके वक्र है। तो इनके पारदर्शक और वक्र, ये दो शब्द प्रयोग करते हैं हम, तो दो शब्दों से लेंस की परिभाषा बन जाती है। लेंस किसे कहते हैं? ऐसा पारदर्शक माध्यम। ऐसा कैसा माध्यम? पारदर्शक, यानी कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ऐसा पारदर्शक माध्यम जिसका एक या दो, एक या दोनों तल कैसे हो भाई? वक्र हो। वक्र, वक्र का मतलब किसी गोले के भाग, गोले के भाग हो, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। तो दोबारा सुनो बेटे इसको, लेंस किसे कहते हैं?
ऐसा पारदर्शक माध्यम, यानी कि पहली बात तो ये पारदर्शक माध्यम होता है जिसका एक यानी कि एक तल या दोनों तल क्या हो, वक्र हो, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो अपने लेंस है जो ये दो प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रकार कई होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में दो ही है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, बल्कि दो नहीं लिखता मैं, यहाँ पे लिखता हूं लेंस कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और नंबर 2 है अवतल लेंस। तो जैसे हमने दर्पण किए थे, उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस होता है जिसका वक्र तल क्या होता है, उभरा हुआ होता है। इनके सिंपली आपने इसका एक डिफरेंस है, यदि आप वो याद कर लोगे तो काफी कई बार वो पेपर में आता है हमारे पास। यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। यह अपना नेक्स्ट टॉपिक है, उत्तल तथा अवतल लेंस में क्या अंतर होता है। वैसे तो यदि यह टॉपिक अपवर्तन के कारण बने प्रतिबिंबों के बाद पढ़ा जाता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ और इसको दोबारा फिर हम रिवाइज करेंगे। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ऐसा लेंस जो किनारे से पतला हो, किनारे से क्या हो गई, पतला, व बीच से मोटा हो, बीच से मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। तो इसका पहला पॉइंट था अपना, और इसमें इसका उल्टा लिख दो आप। इनके देखो एक किनारे से क्या है, पतला है, और बीच से क्या है, ये मोटा है। इनके बीच से मोटा और किनारे से पतला। इनके जो बीच से मोटा है और किनारे से पतला है तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और इसमें क्या लिखोगे, ऐसा लेंस जो क्या हो गई, किनारे से मोटा हो, किनारे से मोटा, व बीच से क्या हो, पतला हो, बीच से पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। जैसे अपने पास ये लेंस है, देखो ध्यान से आप इसको, क्या है ये, किनारे से तो मोटा है, यहाँ पे मोटाई ज्यादा है, और बीच से क्या है, ये पतला है। तो देखो जैसे मेरे पास दोनों लेंस है ये, तो इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, किनारे से पतला है और बीच से मोटा है। और ये अवतल लेंस जो है ये क्या है, किनारे से मोटा है। देखो ध्यान से, इसका किनारा यहाँ पे पतला है, इसका किनारा मोटा है। तो जिसका किनारा मोटा होता है वो अवतल है, और ये क्या है, उत्तल है। और ये देखो बीच से क्या है, ये मोटा है यहाँ पे, ये बीच से क्या है, पतला है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, बाकी जो इसकी बातें हैं वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि दर्पण के जब प्रतिबिंब आप करोगे ना उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ परिभाषा याद रखनी है आपने, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उसके बाद जैसे हमने किया था कि दर्पण में कई बिंदु होते हैं जो अहम होते हैं,
उसी तरह लेंस के भी मुख्य बिंदु होते हैं। लेंस में चौक भी हमारा खत्म होने को है, तो लेंस में जैसे अपने पास ये लेंस है, तो लेंस में कई चीजें होती है, जैसे अपने दर्पण में होती थी। चलो मैं इसको एक बार थोड़ा सा बाद में करते हैं, एक एक करके बताता हूं मैं। सबसे पहले है लेंस के बिल्कुल बीच में यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। क्या कहते हैं, ओ। जैसे दर्पण में हमारे पास क्या था, पी था, उसी तरह लेंस में क्या होता है, ओ बिंदु होता है। इसको हम प्रकाशीय बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रकाशीय बिंदु। तो प्रकाशीय बिंदु क्या होता है, ओ होता है। यह लेंस के मध्य ऐसा पॉइंट होता है जहां से प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की सारी किरणें क्या है, वो हमारी बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ये इस पॉइंट की खास बात होती है कि इससे निकलने वाली सभी प्रकाश की किरणें सीधी गुजर जाती है, उसका अपवर्तन नहीं होता। तो इसको हम प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशीय बिंदु कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशीय बिंदु ओ कहते हैं। तो लिखो इसको, क्या लिखोगे, लेंस में ऐसा बिंदु जहां से प्रकाश किरणें अपवर्तित नहीं होती, यानी कि प्रकाश किरणें सीधी गुजर जाती हैं, सीधी गुजर जाती है। उसे हम प्रकाशीय केंद्र इनके ऑप्टिकल सेंटर ओ बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर इनके प्रकाशीय केंद्र ओ बोलते हैं। तो सिंपली बस याद रखना, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, जहां से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है। उसके बाद दूसरा है अपने पास वक्रता केंद्र। जैसे दर्पण में किया था वैसे इसमें है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र याद रखना है आपने। इसमें उसमें हम क्या करते थे, सी पॉइंट लिखते थे। इसमें क्या है, हमारा 2F होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है इसमें, 2F। वक्रता केंद्र क्या होता है, 2F। यानी क्या लिखेंगे, जो हमारा लेंस है, जैसे हमारे पास ये लेंस है, उत्तल लेंस, यदि हम इसका ये वक्रतल देखें, ये वक्रतल है जो, ये एक गोले का भाग है भैया ऐसे। उसी तरह ये जो वक्रतल है ये भी एक गोले का भाग है। तो इनके हमारे जो लेंस के वक्रतल जिस गोले का भाग है, उस गोले का जो केंद्र होता है, इस केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, लेंस के वक्रतल, लेंस के वक्रतल जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को, उसके उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। या पूरा कर लेना इसको, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र इधर भी होता है और वक्रता केंद्र अपना इधर भी है, जब अपने पास बायो कन्वेक्स लेंस है। तो उसके बाद है भाई तीसरा पॉइंट, जैसे दर्पण में किया था हमने, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो ये अपना लेंस है, उत्तल हो या अवतल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेंस का
ये हमारा क्या था, 2f था, ये o था, ये क्या था, 2f था इधर। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, एक्स वाई एक रेखा होती है जो वक्रता केंद्र को प्रकाशीय केंद्र से मिलाती है, या आप ऐसे कह लो कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को, दोनों वक्रता केंद्र जो है इनको मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष एक्स वाई कहते हैं। इसको एक्स वाई द्वारा लिखते हैं हम। तो क्या होता है, लेंस के वक्रता केंद्रों इनके दो वक्रता केंद्र है मान लिया, इसमें वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये अपने आप लिख लेना आप, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इनके अपने पास जो ये लेंस है, इस लेंस के दो वक्रता केंद्र हैं अपने, इसका इधर है यहाँ पे, इसका इधर है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसकी परिभाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2f को o से मिलाने वाली रेखा, यानी कि दूसरा तरीका इसका क्या है, या वक्रता केंद्र को प्रकाशीय केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रकाशीय केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष एक्स वाई कहलाती है। उसके बाद है दर्पण की तरह ही क्या है, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है, इसको हम कैपिटल F से लिखते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है, जैसे अपने पास ये लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जहां पर मिलती हैं, या अवतल लेंस में देखोगे आप कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे मुड़ जाती हैं और ये हमें F से आती हुई प्रतीत होती हैं, इनके मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इनके मुख्य अक्ष जो अपना था एक्स वाई, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से गुजरने के बाद जहां पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, लेंस से गुजरने पर, इसको थोड़ा सा एक्स वाई के समांतर, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, लेंस से गुजरने के बाद, अपना चौक खत्म हो गया, फिर भी कोशिश करते हैं आर्टिकल पूरा हो जाए हमारा। गुजरने के बाद जहां मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु
क्या कहलाता है? अपना मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है। तो बड़ा आसान है ये। जैसे अपने लेंस है, ये लेंस से यदि हम सूर्य की किरणें गुजारें तो गुजरने के बाद क्या है, वो जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, या जिस बिंदु पर वो मिलती हुई प्रतीत होती है वो लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। उसके बाद है इसमें फोकस दूरी। क्या है भाई? अपनी फोकस दूरी, क्योंकि इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, छोटी एफ से लिखते हैं इसको। तो फोकस दूरी क्या होती है? ये अपना लेंस है, ये एक्स वाई मुख्य अक्ष है, ये हमारा एफ है और ये हमारा क्या है? ओ है। तो एफ और ओ के बीच की जो दूरी होती है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? लेंस में प्रकाशीय केंद्र इनके ओ बोलते हैं इसको, तथा प्रकाशीय केंद्र ओ तथा मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भाई? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी यानी कि कैपिटल स्मॉल एफ कहते हैं। उसके बाद है भाई अपना लेंस अक्षमता। लेंस अक्षमता इनके कैपिटल पी। लेंस अक्षमता क्या होती है? बस सीधा फार्मूला याद रखना इसका। P बराबर किसका होता है? 1/f। यदि f अपने किस में हो? मीटर में हो, या बराबर होता है 100/f यदि f हमारी किस में हो? सेंटीमीटर में हो। तो इसकी परिभाषा यही से क्लियर है कि जो फोकस दूरी है छोटी f, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। लिख दो आप इसको, लेंस में फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी, बल्कि ब्रैकेट में लिखो यहां पे मीटर में, मीटर में का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्रम, लेंस अक्षमता कहलाता है। लेंस अक्षमता कहलाता है। और जो लेंस अक्षमता है इसका मात्रक डायएक्टर होता है। इसका मात्रक, क्योंकि इसको मापते किस में है? लेंस अक्षमता को डायएक्टर में। इसका मात्रक क्या होता है भाई? अपना डायएक्टर होता है, इनके कैपिटल डी। जैसे अपने पास एक सवाल है, तो लेंस अक्षमता किसे कहते हैं? फोकस दूरी का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा क्रम लेंस अक्षमता कहलाता है। और इसको किस में मापते हैं? डायएक्टर में मापते हैं। डायएक्टर, इसको लिखने के दो तरीके हैं, डाय भी लिख देते हैं, डाई भी लिख देते हैं, एक ही बात है वो। तो डायएक्टर डी में मापते हैं। जैसे एक सवाल है अपने पास, एक लेंस की फोकस दूरी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अपना, एक लेंस की फोकस दूरी क्या है भाई? अपनी 10 सेंटीमीटर है। अक्षमता बताओ, यानी कि पावर ऑफ द लेंस बताओ, लेंस अक्षमता बताओ। तो इसका हल करेंगे हम।
क्या हल बन गया अपना? पहले लिखो फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ कितना हो गया अपना? 10 सेंटीमीटर। तो P बराबर हम जानते हैं, आगे अगली लाइन में लिखना आपने, P बराबर किसके होता है? जब सेंटीमीटर में हो तो फार्मूला क्या होता है? 100/f। क्या होता है? 100/f। तो कितना हो गया अपना? 100/10। तो इसको काट दो भाई आप, 0 से 0 कैंसिल हो गई, क्या बच गया? 10 डायरेक्टर। क्या बन गया? 10 डायरेक्टर। और यदि आपको सेंटीमीटर वाला फार्मूला याद नहीं है तो आप इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, तो 1/f वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, आज हमने किया था प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाना, यानी कि मुड़ जाना। जैसे अपना ये हाथ है कि प्रकाश की किरण सीधी जा रही थी लेकिन वो मुड़ गई ऐसे, या इधर मुड़ गई, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक तल में होते हैं। विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है तथा सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से परे हट जाती है। उसके बाद हमने किया था लेंस किसे कहते हैं? ऐसा पारदर्शक माध्यम जिसका तल वक्र हो उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस के 2 प्रकार हमने पढ़े हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो किनारे से मोटा बीच से पतला होता है। और अवतल लेंस किसे कहते हैं? जो किनारे से मोटा तथा बीच से पतला होता है। तो उसके बाद हमने किया था लेंस में 2f क्या होता है? लेंस के वक्र तल जिस गोले के भाग है उस गोले को केंद्र है जो, उसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र 2f कहते हैं। उसके बाद हमने किया था O, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? लेंस के बीच वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण सीधी गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र O कहते हैं। यह हमारा वक्रता केंद्र 2f हो गया। और प्रकाश की किरणें जहां पर मिलती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या जो मैंने लिखवाई नहीं है, अपने आप लिख लेना आप, वक्रता त्रिज्या r। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? 2f और f के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए हैं। तो अपनी कॉपी है जो ऑनलाइन डालकर चेक करवाते रहें ताकि मुझे पता चले कि आप काम कर रहे हैं। और अपने इस वीडियो को 2 बार देखें, तो 2 बार देखने से आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझे कॉल करें। थैंक यू, धन्यवाद।